स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निषाद कुमार। जो निषाद कुमार नाम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का नाम निषाद कुमार है। अब इसको राजनीति में लाने के लिए जीत और मेहनत चल रही है। जब राजनीति में इंटरव्यू को लेकर की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को अभी तक जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने की वकालत कर रहे थे, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। जब पटना में निषाद कुमार की यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निषाद कुमार की पॉलिटिकल एंट्री के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। 12 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे जेडीयू से जुड़े मुकुंद सेना के कार्यकर्ता हैं, जिनकी सीएम नीतीश कुमार से सिर्फ एक ही मांग है कि उनके बेटे निषाद कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका दें, यानी कि नीतीश कुमार के अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहिए। वहीं पर मुकुंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि निषाद कुमार पढ़े लिखे हैं, अगर उन्हें राजनीति में मौका मिला तो फिर वे न सिर्फ पार्टी बल्कि बिहार की भी बागडोर संभाल सकते हैं। जब वहीं पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी सिर्फ 12 घंटे की भूख हड़ताल की है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर वह अगले चरण और भी बड़ा होगा, जब फिर जेपी प्रतिमा के सामने 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। वहीं पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि वे निषाद कुमार को पार्टी में राजनीतिक जिम्मेदारी दें। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं और फिर भविष्य में भी एकजुट रहेंगे। उनका कहना है कि पार्टी और फिर बिहार दोनों के भविष्य को देखते हुए निषाद कुमार को राजनीति में आने की इजाजत दी जानी चाहिए। अगर निषाद नेतृत्व संभालते हैं तो फिर जेडीयू कार्यकर्ता पूरी मजबूती से उसके साथ खड़े रहेंगे और फिर संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों अगर आप भी ठंड में नहाते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इस खबर को तो जरूर देखिए। दरअसल बात है कि ठंड का मौसम शुरू होते ही नहाने की आदतों में बदलाव आ जाता है। जब कई लोग ठंड से बचने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टरों के माने तो सर्दियों में नहाते समय की गई लापरवाही हार्ट, ब्लड प्रेशर और त्वचा से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। जब कई लोग गर्म पानी नहीं मिलने की स्थिति में ठंड के मौसम में सीधे ठंडे पानी से नहाते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब अचानक ठंडा पानी पड़ने से नसें सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है। जब बुजुर्गों और फिर हार्ट पेशेंट को इससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड में हमेशा गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पर कई लोग ठंड के मौसम में ये सोच करके जल्दी नहा लेते हैं कि ज्यादा देर करने से पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है। जी हाँ, इस वजह से कई लोग सुबह में बहुत जल्दी नहाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय पर पानी गर्म रहता है, खास करके चापाकल का पानी। यही कारण है कि लोग सुबह सुबह उठते ही नहा लेते हैं, जो सर्दियों में नुकसानदायक हो सकता है। वहीं पर खाली पेट नहाने से भी शरीर की ऊर्जा अचानक कम हो जाती है, जिससे चक्कर, कमजोरी और फिर ब्लड शुगर गिरने की समस्या हो सकती है। खास तौर पर कमजोर शरीर वाले लोगों के लिए ये आदत खतरनाक मानी जाती है। नहाने से पहले हल्का नाश्ता या फिर गुनगुना पानी पीना सुरक्षित माना जाता है। वहीं पर ठंड के मौसम में लंबे समय तक नहाने से त्वचा की प्रकृति नमी खत्म हो जाती है। इसका असर ये होता है कि त्वचा रूखी, खुजलीदार और फटी सी दिखने लगती है। जब देर से नहाने से कुछ लोग एक हफ्ता तक नहीं नहाते हैं, उसको इस तरीके की समस्या ज्यादा होती है। वहीं पर कई मामलों में स्किन एलर्जी और फिर इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि सर्दियों में नहाने का समय सीमित रखें और नहाने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। वहीं पर कई लोग ऑफिस या फिर स्कूल जाने से तुरंत पहले नहाते हैं और फिर तुरंत बाहर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर शरीर गीला रह जाए और ठंडी हवा लग जाए तो फिर सर्दी, खांसी, बुखार और फिर मांसपेशियों में जकड़न की समस्या हो सकती है। इस गलती की वजह से बच्चों और फिर बुजुर्गों में निमोनिया तक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नहाने के बाद शरीर को अच्छे तरीके से पोंछ करके गर्म कपड़े पहनना बेहद जरूरी है। दोस्तों केंद्र सरकार देश के कृषि क्षेत्र को नई मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाने की तैयारी है। आने वाले आम बजट में सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान कर सकती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कटाई के बाद फसलों के नुकसान को कम करना और फिर ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण और फिर लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई सुविधाओं को बेहतर बनाना है। जब भारत में खेती के बाद उपज को सुरक्षित रखने की समस्या लंबे समय से किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। जहाँ अनुमान के अनुसार
देश में हर साल करीब 6% कृषि उपज केवल इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि भंडारण और फिर परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। आर्थिक रिसर्च संस्थानों के आकलन बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस वजह से सालाना लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह सरकार का मानना है कि यदि गांव और फिर खेत के स्तर पर ही भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध हो तो फिर इस भारी नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, भारत में जल्द ही सीएनजी और फिर 100% एथेनॉल से चलने वाले ट्रैक्टर आम हो सकते हैं। केंद्र सड़क परिवहन और फिर राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस मुहिम को मूर्त रूप देने की पूरी ताकत से लगे हैं। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को लेकर के एक बार फिर से अल्टरनेटिव फ्यूल को बढ़ावा देने की बात कही है। 28 दिसंबर 2025 को उन्होंने कहा कि अगर वैकल्पिक ईंधनों को नहीं अपनाया गया तो फिर यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को सख्ती से लागू किया जाएगा। नितिन गडकरी के बयान को सरकार की मौजूदा फ्यूल और फिर इमिशन पॉलिसी से जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसमें प्रदूषण कम करने और फिर ईंधन आयात पर खर्च घटाने पर फोकस है। वहीं पर नितिन गडकरी ने कहा है कि वे ट्रांसपोर्ट मंत्री के तौर पर पेट्रोल और डीजल के विकल्पों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो फिर यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स लागू कर दिए जाएंगे। यूरो 6 नॉर्म्स के तहत गाड़ियों के लिए सख्त एमिशन नॉर्म्स तय होते हैं, जिससे इंजन टेक्नोलॉजी और फिर वाहनों की लागत बढ़ सकती है। जहां इसी वजह से सरकार चाहती है कि कंपनियां पहले से ही अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ बढ़ें। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना का आवास 10 सर्कुलर रोड में स्थित आलीशान सरकारी बंगला सरकार खाली करवा रही है। जब बतौर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यह आवास वर्षों पहले आवंटित किया गया था, जिसमें लालू यादव समेत पूरा परिवार रह रहा है। अब नीतीश सरकार में उन्हें उसके बदले 39 हार्डिंग रोड पर एक अलग आवास आवंटित किया गया है, जहां पर राबड़ी लालू परिवार शिफ्ट हो रहा है। इस सब के बीच 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास में राबड़ी देवी का खुफिया खजाना होने का दावा किया जा रहा है और सरकार से इसकी खुदवाई करने की मांग की जा रही है। इस दावे के बाद एक बार फिर से राबड़ी देवी और फिर पूरे परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। वहीं पर दरअसल सत्ताधारी दल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि राबड़ी देवी का इस सरकारी आवास के तय खाने में खजाना है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब ये आवास पूरी तरह से खाली हो जाए तो इसके कुछ हिस्सों की खुदाई कराई जाए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आशंका जताई है कि शायद इन्हीं सामानों को निकालने के कारण राबड़ी देवी को आवास खाली करने में अधिक समय लग रहा है। उन्होंने दावा किया है कि रात के अंधेरे में सामान सरकारी आवास और फिर निजी आवासों में भेजे जा रहे हैं। नीरज कुमार ने सवाल किया है कि कहीं ये वो संपत्तियां तो नहीं जो लालू परिवार ने कथित घोटाले से अर्जित की थी। नीरज कुमार के अनुसार इसमें जमीन के कागजात, सोना चांदी या फिर अन्य कीमती सामान हो सकते हैं, जिन्हें किसी तहखाने में छिपा करके अब निकाला जा रहा है। स्थिति को देखते हुए उन्होंने सरकार से मांग की है कि आवास खाली होने के बाद उसकी कुछ हिस्सों की खुदाई कराई जाए, जिससे सच्चाई सबके सामने में आ सके। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर शरीर में होने वाले छोटे मोटे बदलाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। थकान, कमजोरी या फिर थोड़ा बहुत दर्द हमें रोज़मर्रा की बात लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बीमारियां, खास करके कैंसर जैसी घातक बीमारी, शरीर में अपनी दस्तक बहुत ही खामोशी से देती है। रिसर्च बताती है कि सुबह के वक्त हमारा शरीर बहुत ऐसे खास संकेत देता है जो कैंसर की शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं। अगर इन पर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो फिर इस जानलेवा बीमारी से पहले स्टेज में ही पकड़ करके इलाज शुरू किया जा सकता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर वो कौन से संकेत है जो सुबह सुबह आपको देती है, जिन्हें मतलब कि अगर कैंसर की बीमारी होती है तो उसको उससे पहले शुरुआती लक्षण में ही कुछ संकेत है जिससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ अब कुछ गड़बड़ हो रहा है। दरअसल बात है कि सुबह उठते ही गले में खराश और फिर आवाज़ में बदलाव, सर्दी जुकाम या फिर वायरल गले में खराश होना आम बात है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको हफ्तों या फिर महीनों से लगातार सुबह उठते ही गले में खरा खरा सा महसूस होता है, जब कुछ निगलने में तकलीफ होती है या फिर आपकी आवाज़ में भारीपन या फिर कोई भी बदलाव आ गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये फेफड़ों के कैंसर या फिर गले के कैंसर का एक महत्वपूर्ण शुरुआती लक्षण हो सकता है। वहीं पर दूसरा नंबर है लगातार बनी रहने वाली थकान और कमजोरी। जी हाँ, रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद भी अगर आप सुबह बिल्कुल भी थका हुआ या और टूटा हुआ महसूस करते हैं और ये सिलसिला हफ्तों तक चला रहता है, तो फिर इसे सिर्फ
काम का बोझ समझने की गलती ना करें। जी हाँ, शरीर में जब कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने लगती है तो फिर वह शरीर की सारी ऊर्जा खींच लेती है, जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा और लगातार थकान महसूस होता है। जो ये ब्लड कैंसर या पेट के कैंसर सहित कई तरह के कैंसर का एक कॉमन संकेत है। जब वहीं पर तीसरे नंबर पर सुबह सोच में खून आना या फिर आदतों में बदलाव, ये एक ऐसा लक्षण है जिसके बारे में बात करने में लोग अक्सर झिझकते हैं, लेकिन ये बेहद गंभीर हो सकता है। अगर आपको सुबह मल त्याग करते समय दर्द होता है, खून आता है या फिर आपकी शौच की आदत में अचानक कोई भी बदलाव आ गया है, जैसे कभी कब्ज कभी दस्त, तो फिर ये कोलोरेक्टल कैंसर का सबसे स्पष्ट शुरुआती संकेतों में से एक हो सकता है। वहीं पर पाइल्स या फिर बवासीर समझ करके इसे नजरअंदाज करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। वहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि ये लक्षण कैंसर के ही हों, इनके कुछ और सामान्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने शरीर की सुने। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको 2 हफ्ते से ज्यादा समय से महसूस हो रहा है तो फिर बिना देरी किए किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और फिर अपनी जांच करवाएं। याद रखिए, कैंसर में जल्दी पता चलना ही बचाव की पहली और फिर सबसे जरूरी सीढ़ी है। राबड़ी देवी के सरकारी बंगले में तहखाना है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर तेज प्रताप यादव ने भी अपनी मां की घर को जांच करने की क्यों मांग कर डाले हैं। दरअसल बात है कि जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के बंगले में तहखाने होने के दावे की जांच की मांग की है। उन्होंने बातचीत करने के दौरान एक न्यूज चैनल से कहा कि जांच होनी चाहिए, जब तहखाना है या नहीं ये बात सामने आ जाएगी। जब हम वहां थे तब कोई भी तहखाना नहीं था, तहखाना है या नहीं ये जांच का विषय है। वहीं पर 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने पटना के हर्डिंग रोड स्थित मकान संख्या 39 को बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में राबड़ी देवी को आवंटित किया है। इससे पहले वे लगभग 2 दशक से यानी कि 20 साल से ज्यादा से 10 सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर मकान में रह रही थी। इस फैसले से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने आश्चर्य जताया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता के आवास में यानी कि राबड़ी देवी के आवास में बदलाव के पीछे के तर्क का सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है। इससे कहा कि इससे राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता की बागडोर संभालने वाले नाम मात्र के प्रतीत होते हैं, जबकि विभागों को संभालने वाले अनुभवी माने जाते हैं। ऐसे में भी ऐसा निर्णय आश्चर्यजनक है। राबड़ी देवी ने 1997 से 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है और फिर इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी है। चारा घोटाले मामले में उनके पति आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनके इस्तीफे के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया संभाला, जब वे 2018 से बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में काम कर रही है। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने बिहार गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे खतरा है, इसलिए मैंने सुरक्षा की मांग की है। जब मैंने बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है और सचिवालय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों, केंद्र सरकार आने वाले समय में देश के 48 बड़े शहरों से चलने वाली ट्रेनों की संख्या 2 गुना करने जा रही है। इसके लिए रेलवे ढांचे और मजबूत करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। जब सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक ट्रेनों को संभालने की क्षमता डबल हो जाए। रेल मंत्रालय के अनुसार क्षमता बढ़ाने के लिए शहरों के अंदर और फिर आसपास चिन्हित किए गए नए रेलवे टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ मौजूदा रेलवे टर्मिनलों पर नए प्लेटफॉर्म्स, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और फिर बेहतर शटिंग सुविधा बनाई जाएगी। जब ट्रेनों का बेहतर रखरखाव और फिर आवाजाही बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस सुविधा और मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स विकसित होंगे। जहाँ सिग्नल सिस्टम अपग्रेड, मल्टी ट्रैकिंग और फिर अन्य ट्रैफिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में खेती, स्वास्थ्य, परिवहन और फिर उद्योग से जुड़ी हुई समस्या का निपटारा करने और फिर लोगों की आमदनी बढ़ाने से लेकर के बेहतर इलाज का दायरा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। किस मौसम में किस तरह से खेती करें और फिर बिहार के लोगों को बेहतर इलाज कैसे होगा, साथ ही साथ पिछले आंकड़ों और फिर आगामी भविष्यवाणी भी AI की मदद से ही की जाएगी। जब बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए हैं। यह पहले फेज में इस तकनीक से जुड़ने वाले विभागों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, नगर विकास एवं आवास विभाग, उद्योग को शामिल किया गया। जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे लेकर के संकल्प पत्र जारी किया। बिहार AI मिशन के क्रियान्वयन और फिर निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
दोस्तों शादी के 23 दिन बाद कृषि विभाग की अफसर लापता हो गई है, जिसके बाद पूरे बिहार में हलचल मच गया है। जब पटना में कृषि विभाग में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर अर्यमा दीप्ति 26 दिसंबर को शाम से लापता है। जब उनकी आखिरी बातचीत उसी दिन शाम 4 बजे उनके भाई डॉक्टर लड़केश्वर नारायण से हुई थी। इसके बाद से उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। जब अर्यमा अथमगोला ब्लॉक में पोस्टेड थी और मूल रूप से पटना के हनुमान नगर की निवासी है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव के 2 पूर्व सहयोगी अब भाजपा के बड़े नेता हैं, जब वे राजद की रग रग से वाकिफ हैं। अब ये दोनों नेता आरजेडी को तोड़ने के सीक्रेट मिशन यानी कि गुप्त अभियान पर है। जब कमजोरी और मजबूती दोनों जानते हैं ये दो नेता है सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव इस अभियान में खुले तौर पर शामिल है। सम्राट चौधरी एक बार राजद को तोड़ चुके हैं, इस अभियान में वे भी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। आज सम्राट चौधरी भाजपा के नेता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री है, लेकिन आज से 11 साल पहले वे आरजेडी के विधायक थे और आरजेडी में टूट यानी कि फरवरी 2014 के मुख्य राजनीतिकार माने जाते थे। बाद में लालू यादव के दबाव पर 9 विधायक को आरजेडी में लौटा गए, लेकिन सम्राट चौधरी, जावेद इकबाल अंसारी और फिर राम लखन राम ने बगावत का झंडा उठाए रखा। ये तीनों विधायक आरजेडी में नहीं लौटे। उन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दिया। चूंकि इन 3 विधायकों की टूट दल बदल कानून का उल्लंघन था, इसलिए मई 2014 में सम्राट चौधरी समेत इन तीनों ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। इसके ठीक पहले नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जब मई 2014 में आरजेडी में टूट के कारण राजद विधायकों की संख्या 22 से घट करके 19 रह गई थी। जब बाद में सम्राट चौधरी जदयू में शामिल हो गए थे, उन्हें जेडीयू ने विधान परिषद में भेजा। जब 20 मई 2014 को जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे तो फिर सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया, लेकिन 9 महीने बाद जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की घोषणा की तो फिर सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के समर्थन में आ गए थे। इस रवैया के कारण जदयू ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। सम्राट चौधरी जब 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे तो फिर उस समय वे जेडीयू के निलंबित विधान पार्षद थे। जेडीयू ने उन्हें विधान पार्षद और फिर मंत्री बनाकर के राजद को तोड़ने का इनाम दिया था। अब सवाल है कि क्या आरजेडी में टूट हो सकता है? तो जब लालू यादव की तूती बोलती थी तब तो वह राजद टूट गया था। अब तो लालू यादव बुजुर्ग और फिर बीमार है, ऐसे में तो पहले से ही ये भी आसान है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आज से 11 साल पहले राजद के 13 विधायकों ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया था, जब उस समय बागी विधायकों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निष्क्रिय और फिर शिथिल होने का आरोप लगाया था, जब उस समय लालू यादव का राजनीतिक प्रभाव कम होने लगा था। अक्टूबर 2013 में लालू यादव को चारा घोटाले मामले में पहली बार दोषी ठहराया गया था, जहाँ इससे उनकी सांसदी चली गई, उन्हें जेल जाना पड़ा। 22 में से राजद के अधिकांश विधायक अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गए, जब उन्हें लगा कि नेतृत्व पर संकट है। दिसंबर 2013 में जब लालू यादव जमानत पर जेल से रिहा हुए तो फिर इसके 2 महीने बाद ही उनकी पार्टी में टूट हो गई थी। दोस्तों बढ़ती उम्र अपने साथ कई तरह की शारीरिक बीमारियां और फिर दर्द साथ लेकर के आती है। इसमें जो सबसे भयानक और फिर आम दर्द होता है वह है कमर दर्द। वैसे कमर दर्द से कोई भी प्रभावित हो सकता है। हमारे दिनचर्या में आधुनिकीकरण इतना हावी हो गया है कि युवा वर्ग भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र और फिर औरतों के साथ ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ये ऐसी समस्या है जो लंबे समय तक बनी रहती है और फिर इसे पूरी तरह से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इसका सटीक हल बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप कमर दर्द पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती है। अब सवाल है कि आखिर कमर दर्द का क्या क्या कारण है। नंबर 1 है शरीर का वजन बढ़ना। अगर आपके शरीर का वजन बढ़ गया है तो आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब आपके शरीर का वजन बढ़ता है तो फिर इसका आधे से ज़्यादा भार आपकी कमर पर होता है। वहीं पर भारी वजन उठाने पर भी समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए आपके पास जितना वजन उठाने की क्षमता है उतना ही उठाइए। वहीं पर तीसरा है गलत तरीके से सोना। जब कभी आप सोते वक्त ऐसी पोजीशन में आ जाती है जो आपके शरीर के उल्टी दिशा में होता है तो फिर सोने का ये गलत तरीका आपको कमर दर्द की समस्या से पीड़ित कर सकती है। वहीं पर है गलत तरीके से उठना, झुकना और बैठना। आप रोजमर्रा के जीवन में आप कैसे काम करती है, आप कैसे उठते हैं, बैठते हैं, ये झुकते हैं। आपको बता दो कि इन तीनों क्रियाओं को करने पर लापरवाही आपके लिए कमर दर्द का कारण बनती है। मांसपेशियों की वहीं पर है मांसपेशियों का खिंचाव। जी हाँ, कभी कभी आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे सामान्य तौर पर आप हमेशा ही नहीं करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बस
किसी काम को बहुत ही जल्दबाजी में करते हैं और ऐसा करते समय कभी कभी हमारी मांसपेशियां खींच जाती हैं। मांसपेशियों में होने वाले ये खिंचाव हमारे शरीर का दर्द का कारण बनता है। अब सवाल है कि कमर दर्द के 5 घरेलू उपाय क्या है। तो आपको बता दें कि नंबर 1 है सरसों का तेल और लहसुन। अगर आपको कमर के दर्द की हमेशा से शिकायत रहती है तो फिर सरसों का तेल और लहसुन आपको इससे छुटकारा दिलाने में बेजोड़ इलाज है। इसके लिए 3 से 5 चम्मच इलाज है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर है गर्म पानी से सिकाई। अगर आपके कमर में तेज दर्द होता है तो फिर आपको इसकी सिकाई गर्म पानी से करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको इस समस्या से आराम मिल जाएगा। वहीं पर है अजवाइन। अजवाइन आपके लिए बहुत असरदार दवा है। अगर आपकी कमर का दर्द खत्म नहीं हो रहा है तो फिर आपको अजवाइन का सेवन करना चाहिए। वहीं पर है गर्म नमक का सेंक। गर्म नमक का सेंक भी कमर दर्द के लिए बेहतर ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 4 बड़े स्टेशनों को मेगा कोचिंग टर्मिनल बनाया जाएगा। यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए रेलवे ने इसकी योजना बनाई है। मुजफ्फरपुर के अलावा दरभंगा, पटना और गयाजी जंक्शन को भी 5 वर्षों में मेगा कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन शहरों में ट्रेनों की परिचालन क्षमता दोगुनी होने की संभावना जताई गई है। कोचिंग टर्मिनल के विस्तार को यात्रियों की बढ़ती मांग पूरी करने में रेलवे सक्षम हो सकेगा। ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, भीड़ भाड़ कम करने और फिर राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार आएगा। रेल मंत्रालय की ओर से जारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान में कहा गया है कि ये व्यवस्था उपनगरीय और फिर गैर उपनगरीय दोनों प्रकार की यातायात के लिए होगी। वहीं पर 48 प्रमुख शहरों की एक व्यापक योजना विचाराधीन है, जिनमें पूर्व मध्य रेल के पटना, गया, DDU, मुजफ्फरपुर और फिर दरभंगा शहर शामिल है। इस योजना में निर्धारित समय सीमा के भीतर ट्रेनों की संचालन क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना प्रस्तावित या फिर इससे पहले से स्वीकृत कार्यों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में गंडक नदी पर 2 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के गंडक नदी पर 2 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। इस परियोजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के बाद पुल निर्माण विभाग ने निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुल के साथ ही अप्रोच पथ का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया। कार्यस्थल पर जमीन की स्थिति का आकलन किया जा रहा है और फिर रैयतों के विवरण तैयार किए जा रहे हैं। इसी आधार पर जिला भू अर्जन कार्यालयों को अधियाचना सौंपी जाएगी। इस पुल का निर्माण पारू के सारण जिले के तरैया से सीधे जोड़ देगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच दूरी कम हो जाएगी। वर्तमान में पारू के लोगों को सारण जाने के लिए ज्यादा अतिरिक्त 20 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जो पुल बनने के बाद घट जाएगी। इससे न केवल यात्रा में समय की बचत होगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और फिर सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अचानक नीतीश की मंत्री श्रेयसी सिंह सुर्खियों में आ गई है। शादी को लेकर की सुर्खियों में आई है। बिहार की राजनीति में अपनी सादगी और फिर विकास कार्यों के लिए मशहूर खेल एवं IT मंत्री श्रेयसी सिंह जब अपने गृह जिले जमुई पहुंची तो फिर वहां का नजारा किसी उत्सव जैसा था। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और फिर मीडिया के तीखे सवालों के बीच श्रेयसी सिंह ने न केवल भविष्य के बेहतर कि में बिहार की तस्वीर पेश की है, बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। जब अपनी सदी हुई मुस्कान और फिर आत्मविश्वास के साथ उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का ऐलान तो किया ही, लेकिन जिस सवाल ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है वो ये था कि उनकी शादी का अर्जुन अवार्ड और फिर मंत्री श्रेयसी सिंह ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में अपनी शादी की योजना शेयर की है। अब सवाल है कि क्या बिहार की इस गोल्डन गर्ल को अपना जीवन साथी मिल गया है या फिर अभी और इंतजार करना होगा। तो आइए श्रेयसी सिंह के उस मजेदार जवाब के बारे में जानते हैं। तो जमुई के सर्किट हाउस में जब पत्रकारों ने श्रेयसी सिंह से उनकी शादी को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत ही सहजता और फिर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे समाज की व्यवस्थाओं में विश्वास रखती है और इसका पालन सभी को करना चाहिए। श्रेयसी सिंह ने कहा है कि जैसे ही सही व्यक्ति मिलेगा शादी जरूर होगी, आप चिंता ना करें, सही समय आने पर आप सभी को शादी का निमंत्रण कार्ड भेज दिया जाएगा। जब उनके इस जवाब ने वहां पर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया है।
दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में हैं। जहां हाल के दिनों में दिए गए कुछ विवादास्पद और फिर तीखे बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि कहीं उनका केंद्रीय मंत्री पद खतरे में तो नहीं पड़ गया है। जीतन राम मांझी के बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब एनडीए सरकार सहयोगी दलों के बीच संतुलन साधने की कोशिश में है। ये पहला मौका नहीं है जब जीतन राम मांझी की बयानबाजी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया हो। जब बिहार की राजनीति में लोग आज भी 2014 के उस दौर को याद करते हैं जब नीतीश कुमार ने बड़े भरोसे और फिर उम्मीदों के साथ उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ा और अपने कई वरिष्ठ और फिर करीबी नेताओं को दरकिनार करके मांझी को राज्य की कमान सौंप दी है। नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी कि मांझी एक संतुलित, संयमित और फिर संगठन के अनुरूप नेतृत्व देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों के भीतर जीतन राम मांझी अपने बयानों और फैसलों को लेकर के विवादों में घिरते चले गए। उनकी बयानबाजी पार्टी लाइन से अलग मानी जाने लगी और फिर धीरे धीरे ये स्थिति नीतीश कुमार के लिए असहज होती चली गई। दोस्तों, भाजपा नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सेना कैंप को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जहां शकोर में बनने वाले सेना कैंप को लेकर के उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि किशनगंज में बनने वाले सेना कैंप का कोई विरोध नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सब धीरे धीरे इनके समर्थन में है। जहाँ सेना कैंप का सब समर्थन कर रहे हैं। जहाँ उनसे पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि सेना कैंप का विरोध हो रहा है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पर सेना कैंप होना चाहिए, लेकिन इसका विरोध हो रहा है, तो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सब समर्थन कर रहा है। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई भी किसी तरह का विरोध नहीं कर रहा है सेना कैंप को लेकर के। यहाँ सभी उनके सहयोग में है, समर्थन में है और चाहते हैं कि यहाँ पर सेना कैंप बने, लेकिन जहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया है उस जगह को छोड़ करके किसी और जगह पर बनाया जाए। किशनगंज में ही बने, बहादुरगंज में ही बने, कोचाधमन में ही बने, लेकिन उस जगह पर ना बने जिस जगह पर इसको प्रस्ताव रखा गया है बनने को लेकर के, उसको छोड़ करके दूसरे जगह पर बनाया जाए। तो सेना कैंप का विरोध कोई नहीं कर रहा है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सही कहा है। जहाँ सब उनके समर्थन में है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बिल्कुल भी सही कहा है। बस जगह चेंज करने के बारे में बात कही जा रही है कि जगह चेंज किया जाए। आपको बता दूं कि बीजेपी के कई सारे नेता इसको लेकर के बयान दे रहे हैं कि किशनगंज के लोग सेना कैंप का विरोध कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल हो या फिर कोई और नेता हो। जब सभी ये कह रहे हैं कि किशनगंज के लोग सेना कैंप का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेना कैंप का विरोध नहीं हो रहा है। जिस जगह पर यह प्रस्ताव रखा गया है उस जगह पर ना बने, इसका विरोध हो रहा है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को अभी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरों देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि बिहार की सियासत और विकास को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल किशनगंज पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने जिन दावों और फिर योजनाओं का जिक्र किया है, अगर वे जमीन पर उतरती है तो फिर बिहार की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि बिना सरकारी बोझ के हजारों करोड़ की सड़कें बनेगी। किशनगंज में नकली लॉटरी का धंधा लगातार फल फूल रहा है और इसकी चपेट में यहाँ के युवा आ रहे हैं। किशनगंज में किस्मत बदलने का सपना दिखा करके लोगों की जेब काटने का गंदा खेल तेजी से फैल रहा है। किशनगंज शहर और ग्रामीण इलाकों में नकली लॉटरी टिकटों की अवैध बिक्री ने हजारों गरीब और मेहनतकश लोगों को रोज ठगना शुरू कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लॉटरी टिकटें पटना से आने वाली बसों के जरिए नियमित रूप से यहाँ पहुँच रही है और इसके बावजूद गिरोह का असली सरगना अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। आपको बता दूं कि किशनगंज बस स्टैंड, बाजारों, चाय की दुकानों और फिर सड़कों के किनारे बैठ करके ये लॉटरी माफिया चटकीले पोस्टर और बड़े बड़े इनामों के झांसे देते हैं और कहा जाता है कि आज ही बनिए लाखों के मालिक, पहली किस्त पक्की। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो कोई आधिकारिक ड्रॉ होता है और ना ही कोई विजेता सामने आता है। जहाँ सब कुछ एक सोची समझी ठगी की स्क्रिप्ट होती है जिसमें हार हमेशा गरीब और फिर जीत हमेशा माफिया की तहती है। जहाँ स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये धंधा लंबे समय से चल रहा है और कई छोटे छोटे एजेंट रोजाना हजारों रुपए इकट्ठा करके ऊपर नेटवर्क तक पहुंचा देते हैं। जब कई पीड़ित बताते हैं कि वे बार बार टिकट खरीद रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद इस बार लग जाए, लेकिन बदले में सिर्फ कर्ज, पछतावा और बेइज्जती होती है। जब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रोजाना बसों से निकली लॉटरी की खेप किशनगंज पहुंच रही है तो आखिर चेकिंग कहां हो रही है, ये सवाल है। जब पुलिस और प्रशासन इस रैकेट पर कब शिकंजा कसेंगे? क्या वास्तव में किसी को इस बात की चिंता है कि
ये खेल गरीबों की जी तोड़ मेहनत की कमाई को निगल रहा है। अक्सर इन लॉटरी स्टॉल के आसपास संदिग्ध लोग खड़े रहते हैं जो विवाद होने पर अपनी पहचान दिखा करके मामला सुलझाने का दबाव डालते हैं। इससे शक और गहरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की चुप्पी ने भी इन माफियाओं को मजबूत किया है। तब तक मुख्य सरगना और फिर सप्लाई चेन पर कार्रवाई नहीं होगी। जब तक मुख्य सरगना और सप्लाई चेन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक छोटे मोटे छापे और केवल दिखावे के ही साबित होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना लाइसेंस और सरकारी अनुमति के बिना भी इस तरह की लॉटरी बेचना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ऐसे में प्रशासन के पास कार्रवाई के पूरे अधिकार है, बशर्ते हुए सच में कार्रवाई करना चाहे तो। किशनगंज के लोगों के लिए यही संदेश है कि झूठे सपनों के जाल में ना फंसे। कोई भी लॉटरी टिकट खरीदने से पहले उसकी वैधता जांचें। किस्मत के भरोसे ठगी में पैसा डालने से बेहतर है कि अपनी मेहनत का पैसा सुरक्षित रखें, क्योंकि यहाँ पर लॉटरी नहीं बल्कि साफ ठगी का कारोबार चल रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में अगर किसी अपराध की कहानी खोलिए तो फिर उसकी डोर अक्सर जमीन पर आकर के रुकती है। जब कब्जा, फर्जी रजिस्ट्री, गलत म्यूटेशन, दबंगों का दखल और इन सब के बीच बैठा है भ्रष्ट सिस्टम। जब आंकड़ों और जमीनी हालात को जोड़ करके देखें तो फिर साफ दिखता है कि राज्य के करीब 90% विवाद और अपराध की शुरुआत जमीन से ही होती है। और दर्दनाक सच यह है कि इसका सबसे बड़ा कारण यही पुरानी बीमारी है, करप्शन। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से लेकर के पटना तक कहीं भी चले ब्लॉक और रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर लगी भीड़ देख करके समझ आ जाता है कि आम आदमी के लिए जमीन से जुड़ा कोई भी काम नॉर्मल प्रोसेस से होना लगभग नामुमकिन है। जब फाइनल तभी चलती है जब जेब ढीली की जाए, नहीं तो फिर महीनों तक चक्कर लगाइए और आखिर में वही सुनिए, ऊपर से बात कीजिए। तो आपको बता दूं कि पहली बार सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई। गिरफ्तारी और फिर जांच की आहट भर से कई विभागों में हलचल मच गई है। लेकिन करप्शन का हौसला इतना बड़ा है कि कुछ अधिकारियों ने तो डिप्टी सीएम के खिलाफ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिख डाला, जैसे कह रहे हो कि हम ही नियम है, हमें हाथ मत लगाइए। ये सवाल ये उठता है कि आखिर ढिठाई आई कहां से? जवाब सीधा है, सालों की राजनीतिक सुरक्षा, समझौते और फिर मिली भगत। जब तक सिस्टम के भीतर बैठे संरक्षक नहीं टूटेंगे, जब तब तक कितने भी सर्कुलर और फिर मीटिंग कर लीजिए, जमीन से जुड़ा भ्रष्टाचार अपनी जगह बनाकर ही रखेगा। जब किशनगंज के लोग इस पीड़ा को सबसे ज्यादा समझते हैं। या किसी की जमीन का दाखिल खारिज अटक जाता है, किसी की रजिस्ट्री फर्जी कागजात पर हो जाती है, या किसी के हिस्से पर बिना पूछे मकान खड़ा हो जाता है और पीड़ित इंसाफ के लिए ठोकरे खाते खाते थक जाते हैं। यही वजह है कि लोग अब खुल करके कह रहे हैं कि भ्रष्ट कर्मियों को जेल पहुंचाइए बिहार सरकार, क्योंकि सच्चाई यह है कि बिहार का शायद ही कोई ब्लॉक बचा हो जहां पर बिना पैसे की फाइल आगे बढ़ती हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में आखिर ये हो क्या रहा है? किशनगंज के लोगों को आखिर हो क्या गया है? जहाँ हमारे समाज इतनी गंदी कैसे हो गई है? जहाँ लोग अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, जहाँ अपनी सास की सेवा तो करते हैं लेकिन माँ को घर में रखने के लिए जगह नहीं है, माँ को तरफ तरफ करके मौत देखना चाहते हैं, जहाँ मौत देखने के लिए बाहर सड़क किनारे छोड़ दे रहे हैं, भाई खुद अपनी बहन को इस ठंडे में मरने के लिए बाहर छोड़ दे रहे हैं। जी हाँ, ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे समाज के अंदर छुपी उस बेरहम सच्चाई का आईना है जिसे देखने से हम अक्सर कतराते रहते हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख करके जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया, उसी माँ को आज उसके अपने लोगों ने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक बुरी माँ की नहीं बल्कि हम सबकी संवेदनाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या पैसा और संपत्ति सच में रिश्तों से ज्यादा कीमती हो चुकी है? हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को अभी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरीके की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में सामने आई इस दर्दनाक घटना में एक बूढ़ी मां को परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। जब बताया गया है कि उनका मायके कोचाधामन के शाहपुर इलाके में है और शादी पश्चिम बंगाल के एक गांव में हुई थी, जब कुछ सालों से वह अपने भाई के साथ रह रही थी। भाई उन्हें इसलिए रखता था क्योंकि बहन की संपत्ति अपने नाम करानी थी। जैसे ही जमीन और फिर संपत्ति उसके नाम हो गई तो कहानी बदल गई। जब इस ठंड की कपकपाती रात में उस बूढ़ी मां को सड़क किनारे छोड़ दिया गया ताकि धीरे धीरे मर जाए और किसी पर कोई बोझ ना रहे। और हैरानी की बात तो यह है कि बेटे ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसका कहना है, यानी कि बेटे का कहना है कि मेरे घर में पहले से 2 मरीज हैं, मैं माँ को नहीं रख सकता हूँ। यानी कि माँ जिसे पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी, वही आज सबके लिए बोझ बन गई है। जब ये मामला केडीवी लाइव की टीम तक पहुंचा
तब हम मौके पर पहुंचे और अलग अलग संस्थाओं से मदद मांगी गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब महिला थाना से संपर्क किया गया, जब किशनगंज महिला थाना से संपर्क किया गया तो पहले कहा गया है कि डायल 112 को कॉल कीजिए, डायल 112 वाले ला करके हमें देंगे तब हम उसको रखेंगे। फिर काफी समझाने बुझाने के बाद महिला थाना की टीम वहां पर पहुंची और फिर उस बुजुर्ग माँ को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। जहाँ सच कहे, अगर उस वक्त हम वहां पर नहीं पहुंचते तो शायद उस बुरी माँ की जान चली जाती। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है? क्या बूढ़े माँ बाप सिर्फ तब तक अपने होते हैं जब तक उनकी संपत्ति हमारे काम आए? या क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देना भी सामान्य लगने लगा? या किशनगंज की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आज हम अपनी माँ बाप का साथ नहीं देंगे तो कल हमारी भी यही हालात हो सकती है। इंसानियत अभी भी जिंदा है, बस इसे जिंदा रखने के लिए हमें आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी और फिर हर उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा जो किसी माँ बाप को सड़क पर ला करके खड़ा कर दे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।